बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सुहेल रशीद साहब। आज हम बात करेंगे तोशाखाना 2 में भी जो नैब है उन्होंने रेफरेंस दायर कर दिया है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में। वो रेफरेंस क्या है, उसमें कितने गवाह हैं और कौन कौन से गवाह अहम हैं और ये केस कितना मजबूत है, इस हवाले से सुहेल रशीद साहब से बात करेंगे। इसके अलावा आज के दिन ही नैब की जो नारोवाल स्पोर्ट सिटी कम्प्लेक्स का रेफरेंस था एक एहसन इकबाल और उस वक़्त के जो डीजी थे स्पोर्ट्स बोर्ड के डॉक्टर अख्तर नवाज़ गंजेरा और दीगर इसमें मुलजमान थे। एक बड़ा लंबा चौड़ा जो है वो एक कानूनी जंग थी, उसमें एहसन इकबाल गिरफ़्तार भी हुए थे। तो वो आज नैब ने वो रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त दायर की थी, एहतसाब अदालत में वो मंजूर हो गई है। इस एंगल को हम टच करेंगे कि नैब कैसे केस बनाता है और जब ख़त्म होने और करने की बारी आती है तो जो केस सालों में बनते हैं वो ख़त्म होने में ना तो साल लेते हैं, ना महीने लेते हैं, ना हफ्ते लेते हैं, बल्कि चंद दिनों में और चंद घंटों में भी वो केस ख़त्म हो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ केसेस की भी मिसाल हमारे सामने है। इस सारे तनाजुर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तोशाखाना 2 पे आते हैं। सुहेल रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तोशाखाना 2 में क्या कितने गवाह हैं, क्या केस क्या है इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़? बहुत शुक्रिया जी। ये एक तो तोशाखाना 2 जो है, इसमें अगर हम रेफरेंस की पहले बात कर लें तो ये दौरा सऊदी अरब पर ही उनको मिला हुआ है कोई बिल्गारी ज्वेलरी सेट है, वो कहा जा रहा है जी कि वो इनको मिला था और उसकी रिटेंशन जो थी, यानी अपने पास रखने के लिए जो प्रोसेस है वो फुलफिल नहीं किया गया। और सबसे पहले जो अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक जो इसमें कहा जा रहा है कि कीमत कम लगवाई गई और कौमी खजाने को 3,28,51,300 रुपये का नुकसान पहुँचाया गया। अगर टोटल केस यही है 3 करोड़ का, तो फिर तो 50 करोड़ से कम पे दायरा इख्तियार न होने वाली तरामीम अगर बहाल हो गई जी, तो फिर ये रेफरेंस स्टैंड नहीं करेगा। एक और चीज़ जो इसमें, और वो तरमीम जो है वो ज़्यादा इम्कानात हैं, फैसला भी महफूज है, वो बहाल ही होनी है, ज़्यादा इम्कानात यही हैं। हाँ, इसको ज़रा डिटेल थोड़ी सी और रख लेते हैं ना सामने, देखें हम पूरी चीज़ सामने रखना चाहिए कि नैब उसमें क्या कह रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को बिल्गारी ज्वेलरी सेट 7 से 10 मई 2021 को दौरा सऊदी अरब का दिया गया था। इसमें एक अंगूठी है, एक ब्रेसलेट है, एक नेकलेस है, एक जोड़ी जो है वो बालियों की शामिल है। और इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई है कि बानी पीटीआई यानी इमरान खान और बुशरा बीबी ने गैर कानूनी तौर पर बिल्गारी ज्वेलरी सेट अपने पास रखा और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने 18 मई 2021 को सेक्शन अफसर तोशाखाना को जो कीमत का तखमीना लगाने और डिक्लेयर करने के बारे में आगाह किया, लेकिन ज्वेलरी सेट को जमा नहीं कराया। अच्छा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने जमा नहीं कराया, कीमत लगवाने के बारे में आगाह किया। फिर जो कहते हैं कि बिल्गारी कंपनी जो है जिसने फ्रेंचाइज है सोलोजन ट्रेडिंग, ये इसने सऊदी अरब को 25 मई 2018 को ये यार 3 लाख यूरो में और बालियां 80,000 यूरो में फ़रोख्त की थी। ठीक है। और कंपनी से ब्रेसलेट और अंगूठी की कीमत के बारे में मालूमात नहीं मिल सकी। ठीक अच्छा, अब ये है ना मामला। ऊपर दावा किया कि इतने फरोख्त की थी और कंपनी से हमें मालूमात नहीं मिली। कंपनी बनानी जिसने ये ज्वेलरी सेट बनाई है उसने नैब को कुछ नहीं बताया जी कि इसकी कीमत कितनी है, लेकिन नैब कह रहा है जी कि इसकी कीमत ना कम लगवाई है इन्होंने पाकिस्तान में। अब जब बेस मिस आपने कर दिया तो इसका जिक्र ना करें ना यार इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, केस वक्त ही तो तगड़ा लगे ना। ठीक है, एक पहली नायली अपनी लिखी तो नहीं कंपनी तो सानू कोई पता नहीं चलेगा कि कितने अंदाजे से हार, लेकिन सानू लगता है कि सस्ता बेचे ही ना। ठीक, अच्छा जी। फिर वो कहते हैं जी कि 28 मई 2021 को, अब कंपनी ने नहीं बताया लेकिन आगे जाके फिर कह रहे हैं कि 28 मई 2021 को, यानी ये जब सब तोहफे लिए जा रहे हैं या रखे जा रहे हैं, इस सेट की कीमत टोटल जो है ना 7,56,61,600 पाकिस्तानी रुपए बनती है। अच्छा, ये इन्होंने तखमीना लगवा लिया है खुद। ठीक है। अब ये सेट इनको वापस मिला नहीं मिला ये अलग बहस है। ठीक है, तखमीना तो आप तब लगाएंगे जब आपको तोहफा हाथ में आएगा, आप बताएंगे ये जी। वो कहते हैं जिसमें जो हार था वो 5,64,00,000 का है और बालियों की कीमत 1,50,00,000 है और तोशाखाना रूल्स के मुताबिक 50% देकर इस सेट की कीमत 3,57,65,800 रुपये बनती थी। ठीक है जी। और बिल्गारी ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवा कर कौमी खजाने को 3,28,51,300 रुपये का नुकसान जो है वो पहुँचाया गया है। अच्छा, ठीक है, ये इन्होंने एक किया है, अपने रेफरेंस में ये चीज़ें लिखी हैं और इसमें 22 गवाहान जो हैं वो शामिल किए हैं। वो कौन कौन से हैं? 22 गवाहान का भी आपको जिक्र करते हैं। एक तो मिलिट्री सेक्रेटरी जो हैं
उनके उस वक्त ब्रिगेडियर अहमद क्या था उनका, वो उसमें शामिल हैं। ठीक फिर है। दूसरे जो हैं क्या कहते हैं आपके अल्लाह भला करें, जो सेक्शन अफसर हैं, सेक्शन अफसर हैं, उनको शामिल किया गया। लेकिन वादा माफ गवाह की तरफ पहले आ जाए ना, जी जी, वादा माफ गवाह भी इसमें एक शामिल हैं। 22 टोटल गवाह ने। इसमें जो वादा माफ गवाह की अगर हम बात करें तो वो जिन्होंने तखमीना लगवाया था ना इस तोहफे का मार्केट से, शोएब अब्बासी जिन्होंने तखमीना लगाया कि ये तोहफा इतने का है, वो वादा माफ गवाह बने। वो प्राइवेट अप्रेजर है, शोएब अब्बासी पहले भी नहीं थे? पहले भी थे, वही रिपीटेशन, वही चलता आ रहा है। वही चलता आ रहा है। शोएब अब्बासी चलेगा आगे मेरा ख्याल है। हाँ जी, इनाम उल्लाह शाह जो पीएस थे वजीर आजम के, जिनको इमरान खान ने, और ये भी चलेंगे, ये भी पहले में थे? पहले में थे, ये पीएस थे। और इमरान खान कहते हैं कि इनको मेरे खिलाफ गवाह इसलिए बना दिया जाता है, आपकी ये जहांगीर तरीन के भी मुलाजिम थे और मुझे ये बात पता चली तो मैंने इन्हें हटा दिया था पीएस से। ठीक है, तो ये जो है ना इसमें गवाहान रखे गए हैं। बाकी उन्होंने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के लोग रखे हैं जिन्होंने बाहर रब्ता किया होगा, MLAs वगैरह भेजे होंगे, वो इसमें रखे गए हैं। प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं वज़ीर आज़म हाउस के। अच्छा, सेक्रेटरी जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद, अच्छा इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि कोई गवाह बना हो ऐसा जो है वो उसके नहीं देखिए, इसमें आप जो जिक्र उनका आ रहा है ना कि जी उन्होंने आगाह किया जी कि हम इसकी कीमत रखवा रहे हैं, लेकिन तोहफा जमा नहीं करवाया, तो इसलिए आप उनको भी गवाह की लिस्ट में रख दिया। अब 22 गवाहान जो है ना, जिस स्पीड से नया आजकल केस चलाता है, उससे ये 22 गवाहान 2-3 पेशियों पे ये मुकम्मल कर लेंगे। इसमें से कुछ वो गिव अप करने में वो भी कर देंगे। नहीं, मेरे ख्याल में नैब का जो प्लान है वो यही लग रहा है, जिस तरह ये 190 मिलियन पाउंड केस में 59 वैसे गवाह थे उनके, और 59 में से 35 गवाह उन्होंने करवाए और तकरीबन 25-24 जो है वो गवाह 24 गवाह वो उन्होंने गिव अप कर लिए, वो विड्रॉ हो गए, सारे खत्म हो गए मामला। एक चीज़ और अभी इसमें ना, इसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ एक और है। इसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ ये है कि आपको पता है कल फिजिकल कस्टडी खत्म हुई है इमरान खान। जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज रेफरेंस एहतसाब अदालत में है। इन्वेस्टिगेशन जब कंक्लूड होती है उसके बाद आपको पता है रेफरेंस तैयार किया जाता है, जो रूटीन प्रैक्टिस। अच्छा, थोड़ा सा आपको इससे पीछे लेकर चलते हैं। आज से तकरीबन दो रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग थी। नैब कह रहा था कि वो जो बुशरा बीबी है वो तो हमारे साथ तावन ही नहीं कर रहे इन्वेस्टिगेशन में, तो परसों उनको सवालनामा जो है वो उन्होंने तावन किया या कैसा किया नहीं पता, लेकिन सवालनामे के जवाब इनको मिले होंगे। कल जो है वो रिमांड ख़त्म हुआ और आज रेफरेंस दायर हो गया। आप क्या प्रोसीजर बता रहे थे? देखें, प्रोसीजर अब उन्होंने किसी न किसी तरह समहाउ पूरा किया होगा, लेकिन बहुत स्पीड में। मैं ये नहीं कहता उन्होंने प्रोसीजर पूरा नहीं किया होगा, किया होगा, लेकिन बहुत स्पीड में। अब होता यह है कि जब आपने इन्वेस्टिगेशन उनसे, अगर कल आपको बयान मिला, परसों मिला है कि जी उन्होंने लिख के एक बयान दे दिया और उन्होंने जो भी दिया उसकी रोशनी में आपने फिर मजीद फैक्ट्स जो है ना देखने हैं। बिल्कुल, आप इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करते हैं तो फिर जो है ना तफ्तीशी टीम आपने डीजी साहब को बता दिया जी कि ये रेफरेंस आप बन सकता है। वो उस रेफरेंस को सिफारिशात जो है फिर भेजते हैं नैब हेडक्वार्टर में, नैब पिंडी से। नैब हेडक्वार्टर में पहले जो प्रोसिक्यूटर जनरल है वो उसका जायज़ा लेते हैं कि ये रेफरेंस ठीक लिखा गया है या नहीं। सही है, ठीक है। उसके बाद उस पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग होती है। अच्छा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन नैब तमाम डीजीज और मुतलका डीजी जो है ना उसका केस लड़ता है जी कि ये बनता है केस बनता है। ठीक है, प्रोसिक्यूटर जनरल की उसमें राय शामिल होती है। अच्छा। उस पर चेयरमैन नैब मंजूरी देते हैं। बड़ा प्रोसेस है ये। मंजूरी के बाद अगला प्रोसेस भी है। अगला प्रोसेस है कि ये तो आपने मटेरियल कलेक्ट किया था, अब आपने अदालत के सामने चूंकि एक डॉक्यूमेंट रखना है ना दरखास्त की सूरत में, और लंबी चौड़ी दरखास्त होती है, वो बेसिक जो समरी होती है, फिर आपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइनल करनी है, ये सारी चीज़ें आपने देनी है। तो वो ड्राफ्ट तैयार होता है कि जी आपने नैब कोर्ट में ये कहना है। उसके एंड पे चेयरमैन नैब का पैराग्राफ लिखा जाता है जी कि मैंने ये एविडेंस देखा और मैं कन्विंस हूँ कि ये केस बनता है, लिहाजा आप इसको देखें। अब कल और आज के दरमियान 24 घंटे का अमल भी मुकम्मल नहीं हुआ था कि ये रेफरेंस अदालत में पहुंच गया। तो आप देखें नैब ने कल कितनी स्पीड से काम किया, कितनी स्पीड से, ये कितने स्टेप्स आप बता रहे हैं। ये तो एक दिन में मुमकिन ही नहीं है। नहीं है मुमकिन। और एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास भी फिर मेरा ख्याल है सर्कुलेशन से इन्होंने ये समरी मंजूर की हुई है। और ये नैब में आज नहीं हो रहा, जावेद इकबाल साहब के ज़माने में भी ऐसी पुरस्कार कहानियाँ थी कि जो बाज़ में हैरान रह जाते थे। अब तो चले हम इनको एक मार्जिन दे सकते हैं कि अब पाबंदी है जी, अब तो प्रेस रिलीज नहीं आती कि आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ, उसमें ये जायज़ा लिया गया, इस इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदला गया, फलां को बंद किया गया और इस रेफरेंस की मंजूरी दी गई। तब तो प्रेस रिलीज आती थी। तब भी कई बार ऐसा होता था कि प्रेस रिलीज में जो शामिल नहीं है वो अगले दिन रेफरेंस अदालत में होता था। ठीक है, पुरस्कार कहानियाँ। हाँ, तो वो फिर कभी सही। लेकिन ये अब जो स्पीड है ना, पहले हाईकोर्ट अभी परसों इनको क्वेश्चन कर रही थी कि यार आपको गिरफ्तारी इस केस में उसी दिन डाली थी जिस दिन वो इद्दत में केस में बरी हो रहे थे।
अब जिस स्पीड से आज ये रेफरेंस दायर हो नहीं, आज रेफरेंस में एक और भी है, कल हाई कोर्ट में हियरिंग भी है। कल हाई कोर्ट में तोशा खाना ये केस जो है, इसमें उन्होंने अरेस्ट जो है उसको लीगल करार देने, और वो गैर मौसर हो जाएगी ना। वो कहेंगे जी आप तो हमारी कस्टडी में नहीं, आप तो रेफरेंस ट्रायल कोर्ट में चला गया, ट्रायल कोर्ट में चला तो गया। अब आप ट्रायल में जो होगा सो होगा, आप ट्रायल कोर्ट में आप मुदाखलत नहीं कर सकते। और ट्रायल कोर्ट माशाल्लाह रेफरेंस दायर करने का मकसद भी ये है कि कल हाई कोर्ट को कुछ जो है बताया जाए, ये जी ये इस तरह है। जितनी नैब तरमीम हो रही थी उसमें अगर एक तरमीम से ट्रायल कोर्ट को इतना मजबूत किया जाता कि जब रेफरेंस उसके पास होता है और जब एक खबर रूटीन की चलती है कि रेफरेंस दायर हो गया और स्क्रूटनी शुरू हो गई, आधे घंटे में वो स्क्रूटनी में खाली ये देखा जाता है कोई डॉक्यूमेंट मिस तो नहीं है। शुरू में देखते हैं, हालांकि स्क्रूटनी का स्कोप ये नहीं है। अच्छा, स्क्रूटनी का स्कोप और है, लेकिन नैब कोर्ट को पता ही नहीं उसकी पावर किया है ना, जैसे हाथी को पता होता है। ठीक है। तो वो किले के साथ बंद हो तो बंदा रहता है बेचारा। वो देखते हैं अच्छा इन्होंने शुरू में लिस्ट में ये डॉक्यूमेंट लिखे हैं, खोल के देखते हैं अच्छा ये डॉक्यूमेंट है, अगर कोई ना हो या मुबहम तो कहते हैं जी वापस ले जाएं, हमें अच्छी कॉपी लगा के। ठीक। स्क्रूटनी ये है कि आप देखें यार केस है या नहीं है, केस बनता है भी, ठीक है, केस बनता है या नहीं, आपने उसका कॉग्निजेंस लेना है। ठीक है, तो आप पहले एज जज उसके ऊपर देखें और कहीं यार अगर ये वही केस है जो पहले आप मेरे साथ चला रहे हैं तो इसमें नया क्या है या कुछ इस तरह की चीज़। नैब कोर्ट का जज एम्पावर है, लेकिन वो ये पावर यूज़ नहीं करते। अगर इसको एलिबरेट कर दिया जाता तरमीम में तो पाकिस्तान में कई बड़े बड़े नुकसान बच सकते थे। कि पहले दिन जब रेफरेंस जाए और ट्रायल कोर्ट का जज देखे और अगर ये कह दे कि नहीं ये तो आपने किस तरह रेफरेंस बना दिया, ये तो कानून के ऊपर पूरा नहीं होता, मैं मुलजमान को कैसे नोटिस करूँ। जैसे मेंटेनेबिलिटी पे अदालतें करती हैं कि आपकी दरखास्त मेंटेनेबल नहीं है, रिजेक्ट हो जाती है, बिल्कुल, आप हायर फोरम पे जाके चैलेंज कर लें। तो नैब कोर्ट भी अगर कई दफ़ा ये हुआ है और अभी तक वो केस चल रहे हैं कि रेफरेंस दायर हुआ, उन्होंने ऐसी स्क्रूटनी की और लगा दिया, अब वो 8-8 साल से केस पेंडिंग है, अदालतों में पड़े हुए। एंड पे नैब कोर्ट ने और अदालतें भी नैब भी एंड पे नैब कोर्ट ने जाके इस दिन के ना ये केस नहीं बनता था। 8 साल जिस बेचारे का हुआ उसका असल में सुहेल साहब एक और मसला भी है कि अगर पिछली गवर्नमेंट की बात करें तो तब जो है वो शरीफ फैमिली या इसके दूसरे तीसरे जो हमने देखा फेक अकाउंट्स केस ये वो, अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रायल आगे बढ़ाने से नहीं रोका, उन्होंने कहा जजमेंट नहीं देनी, लेकिन खैर से ट्रायल भी नहीं हो रहा। अच्छा, जहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन नैब चाहती है वहाँ पे अदालत भी फिर एक्टिव है। अब आजकल छुट्टियाँ हैं, मतलब नैब कोर्ट में वैसे छुट्टियों का महीना है, लेकिन वहाँ पे जो मुलाजमीन है उनकी भी छुट्टियाँ जो है वो मनसूख हैं जी। क्या हो रहा है जी, एक वो हम जो है वो एक ट्रायल कर रहे हैं। अच्छा, ट्रायल कर रहे हैं और बाकी ट्रायल जो है वो उसमें 2-2 माह की तारीखें पड़ रही हैं उधर, तो ये एक अजीब सा फिनोमेना है। मैं आपको बताता हूँ, नवाज शरीफ का ट्रायल चल रहा था तो वो कह रहे थे भाई ऐसा क्या हो गया कि पूरे नैब को रोक के सारे केस तो मेरा चला रहे हैं। जरदारी साहब के केसेस आए, फेक अकाउंट्स तो फारूक एच नायक अदालत में बार साहब ने क्या ये होते थे यार, कौन सी क़यामत आ गई है कि डेली हमारी डेट रख रहे हैं और आपके पास इतने केस पड़े हैं, वो भी तो देखें यार। और अब बारी आने पे हमारा केस लगाए, अब बारी जो है इमरान खान की है, सब केस रुक गए और वो चल रहे, सब केस रुके हुए। सिटिंग पब्लिक एट लार्ज के मुतासरीन नैब के बाहर गिराव कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं कि यार साढ़ा पैसा वापस दिलाओ। नैब के पास फुर्सत ही नहीं, कैसे वापस कराए। मतलब नैब के साथ देखिए आप इतना एक्टिवली वो काम कर रहे हैं। कल जो है वो रिमांड खत्म हुआ है और आज जो है रेफरेंस दायर कर दिया और कल हाई कोर्ट को कहेंगे जी हमने तो रेफरेंस दायर कर दिया है, अब जो है मामला बहुत आगे जा चुके हैं, अब छोड़ें। फिर देखें फिर फ़ायदा क्या होगा। तरमीम पेशगोई हम कभी इतने पूरी तवक्को से नहीं करते होते कोर्ट की, इम्कान ही है, इम्कान की बात लेकिन कभी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना तरमीम बाल करनी है, मुत्तफिका जी मुत्तफिका, बिल्कुल ठीक है, सब उस पर एक पेज पे होंगे, लेकिन उसके बाद ये केस नहीं बरकरार रहेंगे, उसके बावजूद ये केस बनाए जा रहे हैं और चलाए जा रहे हैं। अब हतमी फैसला भी इसमें नहीं आ सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल तो पॉइंट आउट कर दिया ना, जी बिल्कुल, कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको रोका हुआ है, आप नहीं दे सकते, तो इसमें भी नहीं देंगे, तो बस एक ट्रायल सा कंक्लूड हो जाएगा। लेकिन इमरान खान के लिए जो इसमें से आज की इस डेवलपमेंट से रेफरेंस दायर होने से इमरान खान के लिए जो एक सुख का सांस है ना, वो भी मौजूद है। क्या वो अब ये समझ सकते हैं कि उनका फिलहाल अडयाला में ही कोई ट्रायल चलता रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाले वहाँ से। लेकिन बेल उनकी हो सकती है, बेल हो सकती है उनकी, लेकिन नहीं ये इसके लिए किसी न किसी तरह रख लेंगे ना। नहीं, जमानत तो हो सकता है उनको नीचे से ना मिली, हाई कोर्ट से मिल जाएगी, लेकिन ये है कि हो सकता है ये दिनों में जो वो कर दें। मैं यही तो कह रहा हूं कि जितना अरसा उधर चलेगा उतना अरसे में ये हो जाएगा ना। तोशा खाना 1 में फर्द जुर्म आयद हुई थी 9 जनवरी को, फैसला 31 जनवरी आ गया था। ये तो मेरा ख्याल है जज मोहम्मद बशीर साहब की जो पूरी जजी है बतौर एहतसाब अदालत के जज के, मैंने कहा ना इस रफ्तार के ऊपर ये 22 गवाह जो है ना एक दिन भी हो सकते हैं। हाँ,
इन गवाहों ने क्या ज्यादा करना, आगे कहना यस 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 यस, ये जो है जी ये स्टेटमेंट है कि लिखवानी है, वो कहेंगे साढ़े गवाह पूरे कर लो, फिर वो जरा करते रहें, ठीक है। वो अब क्रॉस एग्जामिनेशन इस पर फिर जब करनी हुई वो कर लेंगे, लेकिन रेफरेंस तो कहने की बात यह है कि वो अदालत में अब आ गया। अब होगा क्या, अब रेफरेंस में कोर्ट जो है वो देखेगी, नोटिस करेगी इनको, फिर कापियां देगी, फिर उसके बाद फर्द जुर्म के लिए तारीख रखी जाएगी। हाँ, फर्द जुर्म की तारीख होगी, फिर चल फिर गवाहों का जो है ना वो आ जाएगा, वादा माफ गवाह साहब ने जिन मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड कराया वो मजिस्ट्रेट भी गवाह बनाएगी इसमें। अच्छा। और वादा माफ गवाह 164 का होता है, और वादा माफ गवाह से मुतालिक रात को सलमान खान राजा कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट कई बार ये कह चुकी है कि वादा माफ गवाह जो है ना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। वादा माफ गवाह एक ऐसा लालची आदमी होता है। भुट्टो केस का हवाला दे रहे थे। ओके, अच्छा, कि भुट्टो रेफरेंस में चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने लिखा है कि वादा माफ गवाह वो खुदगार्ज आदमी होता है जो खुद मुजरिम होता है लेकिन अपना आप बचाने के लिए दूसरे के खिलाफ बयान दे देते हैं। तो इसमें भी एक वादा माफ गवाह तो नैब की अभी आज जो वो स्पोर्ट्स सिटी नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कम्प्लेक्स केस था, वो एहसन इकबाल थे, उनके खिलाफ ये बना, बाकी भी लोग थे 4-5 उनके साथ। वो केस आज जो क्लोज हो गया। सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला थे, उनकी सरबराही में बेंच था, उन्होंने एहसन इकबाल को बरी किया था और उसी में कोई ऑब्जर्वेशन दी गई थी। उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को लेकर नैब ने फिर ये केस क्लोज करने के लिए नैब कोर्ट से रजू किया था। आज उन्होंने दरख्वास्त मंजूर कर लिया। मतलब नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी दिया था ना चेयरमैन नैब को जो 2022 की सब्सिक्वेंट मजीद अमेंडमेंट्स हुई थी, ठीक है, उसमें चेयरमैन नैब को 2022 की तरमीम में ये कहा गया कि ये रेफरेंस नैब के दायरा इख्तियार में नहीं रहेंगे, नैब अदालतों के, ठीक है, वहाँ से वापस हो जाएंगे। वो तरमीम हुई तो तनाज़ा ये पड़ा, वहाँ से वापस की जज बशीर साहब ने एक सेशन कोर्ट को भेजा, उसने कहा जी मेरे कोर्ट को बड़ा इख्तियार है, उन्होंने वापस भेज दिया, ठीक है, उन्होंने नैब को वापस किया। नैब वो रेफरेंस किधर लेके जाए कुछ पता नहीं था। फिर मजीद तरमीम आई थी कि वो लकूनस दूर करने, उसमें चेयरमैन नैब को इख्तियार दिया गया कि वो चाहें तो कोई केसेस अदालतों में जो दायर हो चुके हैं वो वापस लेने की दरख्वास्त भी दे सकते हैं, और जो अदालतें उन्हें वापस कर चुकी हैं चाहें तो उनको बंद कर दें, चाहें तो वो मुतबादल जो एंटी करप्शन वगैरह उनको भेजें। उस इख्तियार के तहत चेयरमैन नैब ने ये रेफरेंस भी बंद करने का फैसला किया था, नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी, और इसमें अब ये बंद हो गया। और इसमें भी वादा माफ गवाह मौजूद थे। अच्छा, सेक्रेटरी सर, वजारत के सेक्रेटरी। अब वो वादा माफ गवाह किधर गए जो गवाही दे बैठे थे जी कि ये जुर्म हुआ है, मुझे जुर्म हुआ है और ये वो मुझे माफ कर दें, और हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था एहसन इकबाल को। जी जी। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के केसेस जब बनने की बारी आई तो 6 साल नैब जो लगा रहा, 3-4 साल जो है वो मतलब सुबह से शाम तक मैं आपको बताता हूं करोड़ों अरबों रुपए लग गए उसकी प्रोसिक्यूशन पे, सारा मीडिया उनकी तरफ लगा रहा। केस क्लोज होने की बारी आई 4 घंटे में। फील्ड में नैब के साथ एक ज्यादती भी हुई थी। हाँ, इस बार जो वो खुद कर रहे हैं ना, या अमूमन सियासतदानों के केस में खुद भी तो ये ज्यादती कर जाते हैं कि जल्दी में करो। एवन फील्ड में सुप्रीम कोर्ट ने उनके हाथ मान दिया जी कि इतना टाइम है, इसमें आप रेफरेंस दायर करो। ओके, ये इख्तियार नहीं था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट उन्हें सिर्फ ये कहती कि आप इसको देखें, ये एविडेंस JIT ले आई है, ठीक है, इसको इस एविडेंस को भी देखें, इसको आप प्रोब करें, और इसके ऊपर जब रेफरेंस बने दायर कर देना, जब जो भी आपका फैसला हुआ मैं आगाह कर देना। जब आप चेयरमैन नैब का इख्तियार खुद अपने पास ले लेते हैं एज सुप्रीम कोर्ट, और ये कहते हैं कि ये तो जुर्म, या आप इतने दिन इसका रेफरेंस दायर करें, उसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब का इख्तियार इस्तेमाल किया था। तो अब नैब के पास तो टाइम ही नहीं था, उसने वो 2 या 4 हफ्ते के अंदर रेफरेंस दायर करना था। ठीक, फॉरेन प्रॉपर्टी है जो बरतानिया में है, उसकी वहाँ से शवाहिद लेने के लिए हमें, जैसे हमने इमरान फारूक केस में उनसे शवाहिद लिए हैं, मुआहदा किया बाकायदा तौर, ठीक है। तो ऐसे ही अगर नैब को, गवर्नमेंट को उस वक्त भी वक्त दिया जाता कि आप बाहर की प्रॉपर्टी या कोई मुआहदा करें, उनसे इंगेज करें, उन्हें कहें जी हमारे मुल्क के लिए बड़ा अहम मसला है, इसके एविडेंस हमें दें, वो मुआहदा होता, फिर वो एविडेंस उनको मिलते। अब हुआ क्या, इन्होंने कहा जी इतनी जल्दी में दायर करें, नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया, उसमें वो जो प्रॉपर्टी की ऑनरशिप, प्रॉपर्टी की वैल्यू वहाँ पे किया है वो डॉक्यूमेंट, क्योंकि उनका हमारे साथ मुआहदा ही नहीं था, उन्होंने हमें MLA के जवाब ही नहीं दिए। ओके, वो मिसिंग थे और उसी मिसिंग होने पे वो बरी हुए हैं। ठीक है, जो कहते हैं ना हम मासूम बन के निकले हैं, मासूमियत नहीं है, प्रॉपर्टी तो वही है, लेकिन चूंकि जल्दी थी तब भी, अब भी ये जल्दियाँ हो रही हैं, क्राइम वहीं धरा रह जाएगा, सारे बरी होते जाएंगे, सारे बरी होते 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में भी यही हो रहा है, यही होगा और यही हो रहा है। मतलब नैब जो है वो जितनी फुर्ती से जो केसेस बनाता है बाज़ औक़ात, एक तो आपने एक हवाला दिया, बाकी केसेस में हमें यही नज़र आ रहा है, तो फिर उससे ज़्यादा तेज़ी से ये केसेस ख़त्म भी होते जो है वो नज़र आते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तोशाखाना 2 में रेफरेंस दायर हो गया है, अब नोटिस होंगे इमरान खान और बुशरा बीबी को
और उसके बाद ये ट्रायल शुरू हो जाएगा कहाँ पे, अडियाला जेल में ही। लेकिन इसमें बेल आफ्टर अरेस्ट की दरखास्तें दायर होंगी और 190 मिलियन पाउंड केस अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। कल जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस में जो एक डॉक्यूमेंट लेना चाह रही है इमरान खान के वकला जो है वो नैब से, उसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस है। इसी तरह तोशा खाना 2 में उनकी गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी करार देने और मज़ीद गिरफ्तारियों से रोकने और इस किस्म की जो दरख्वास्त है उस पर भी कल समाअत होनी है इस्लामाबाद हाई अहम कोर्ट में। समाअत होनी है जो अहम बन सकती है जी उसकी खबर वैसे जाते जाते ले लें। जी 9 मई के 2 मुलजमान की जमानत का केस कल अच्छा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतरुल्लाह के सामने फिक्स हो गया। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी खबर है, ये तो बहुत बड़ी खबर है। और इसमें आने वाली कोई भी ऑब्जर्वेशंस जो मौजूदा सिनेरियो बना हुआ है उस पे भी जा सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा केस और बहुत अहम बेंच के सामने लग गया है। अब ये देखते हैं कि कल क्या होता है। तो नाज़रीन, आप हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।